जब हम गोले के बाहर सॉल्व किए तो रूल के मुताबिक पहले हम अल्प फ्लक्स लाए, अल्प फ्लक्स ही ये आया है, ये अल्प ही आया। उसके बाद टोटल करने के लिए हमने जब देखो तब हंसने, ये तो नहीं गए थे तो फिर जैसे मान लो ये कोई तार है। अब तार जाहिर सी बात है कैसा होता है, बेलनाकार होता है। और ये तार की लंबाई मान लो अनंत है, लंबाई कितनी है कोई नहीं जानता, ठीक है। इस अनंत लंबाई चालक तार में हम बात कर रहे हैं केवल और केवल एल लंबाई की। हमें केवल एल लंबाई की बात करनी है। जो अल्प लंबाई लेते तो यहाँ पे अल्प ये एल टाइप की होगी। और इसमें पूरे में कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है। और जब प्लस चार्ज होता है तो क्या करता है, उससे बल रेखाएं निकलती हैं कि नहीं। अब जब बल रेखा नीचे इतना लंबा बनाने की जरूरत है तो इससे क्या निकलेंगे, चारों तरफ बल रेखाएं। लंबाई एल है सबको पता है, मैं नहीं मिटा दूं ना। जब इससे चारों तरफ क्या निकलेंगी, बल रेखाएं, तो कैसी होगी, ऐसे 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 होगी ना। बात समझ में आ रही है, कैसी होगी, चारों तरफ बल रेखाएं। ये मान लो बीच में एक सिलेंडर है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, उसके अंदर एक तार है, ठीक, तार ही है, मोटा कवरिंग को हटा दो तो उससे चारों तरफ क्या निकलेंगे, ऐसे फ्लक्स निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलेंगे ना चारों तरफ, ऐसे 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 ऐसे। तो जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ पता है। वक्र पृष्ठ यानी किनारे वाला होता है, कुल पृष्ठ यानी किनारे प्लस ऊपर नीचे के जो वृत्त होते करते हैं। तो यहाँ पे जो किनारे वाली कवरिंग है उससे चारों तरफ क्या जाएंगी, बल रेखाएं जाएंगी। इतना समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना। क्या हुआ, तो इतना टेंशन में क्यों बैठे हो। चारों तरफ क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, बस वही आ समझना है तुम्हें। अब तो ये बताओ कि क्या इसके ऊपर वाले पृष्ठ से कोई बल रेखा गुजरेगी। इसके ऊपर वाले, जब इससे बल रेखाएं इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, यहां से बल रेखा इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ये पूरा का पूरा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या इसके किनारे से ही बल रेखा जाएगी, कुछ ऊपर से भी जाएगी। हमने ये पढ़ा था बल रेखाओं के गुण में कि बल रेखाएं किसी भी चालक की सतह के अभिलंबवत गुजरती हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बल रेखाएं किसी भी चालक की सतह के अभिलंबवत गुजरती हैं। जब लंबवत गुजर रही हैं तो ये सारी बल रेखाएं, ये चालक तार है इसके 90 डिग्री में ही जाएंगी, कोई भी बल रेखा टेढ़ी जाएगी। जितनी बल रेखाएं होंगी सब ऐसे 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 इधर साइड ऐसे जाएंगी। ऐसा समझ लो तार है तो बल रेखा जितनी होंगी वो सब ऐसे ऐसे ही जाएंगी, ऐसे ऐसे, समझ गए। तो ये चारों तरफ से जा तो रही है लेकिन कितने डिग्री में, 90 डिग्री में। क्या कोई ऐसे जाएगी, नहीं। बल रेखा की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स की बात नहीं कर रहा। बल रेखा किसी भी सतह के अभिलंबवत गुजरती हैं, गुजरती नहीं, निकलती हैं या फिर समाप्त होती हैं, ये पढ़े थे ना हम। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, तीव्रता लानी है। तो पहले तो ये समझो जो ऊपर वाली सतह है, ये ऊपर एक वृत्त है और नीचे भी एक वृत्त है। क्या इस वृत्ताकार जगह से कोई बल रेखा गुजर रही है, नहीं। सारी की सारी बल रेखाएं कहां से गुजरेंगी, इसके वक्र से। ये जो वक्र है, ऐसे मैं कैसे बना दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, 3D मॉडल है ना ये। 3D मॉडल अब कैसे बना दूं, डिजिटल बोर्ड होता तो बन जाता, लेकिन तुम्हारी स्कूल में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये जो 3D मॉडल है इससे बल रेखाएं जो है निकल तो रही हैं, लेकिन कहां से निकल रही हैं, केवल और केवल इसके वक्र पृष्ठ से निकल रही हैं सारी की सारी बल रेखाएं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ाया गया था आवेश वितरण वाला, इसकी खैर अभी जरूरत नहीं। आवेश वितरण पढ़ाया गया था, निरंतर आवेश वितरण है ना, सतत आवेश वितरण, कुछ भी कह दो। आवेश वितरण में आपको 3 टॉपिक पढ़ाए गए थे जो कि मैंने पुराने वीडियोस में बताया था। पहला था लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। दूसरा क्या था, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तीसरा क्या था, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये वाला क्या होता है, एकांक लंबाई में आवेश। तो अगर हम एकांक लंबाई में आवेश की बात करें तो यहाँ लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल। ये आगे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम देखेंगे। हमें लाना क्या है, कुल मिला के यहाँ से फाई लाना है। तो पहले हम क्या लाते हैं, अल्प फ्लक्स। अल्प फ्लक्स का अगर समाकलन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कुल फ्लक्स बन जाएगा। तो यहाँ हम टोटल 3 जगह लेते करते हैं, चलो 3 क्या 4 जगह ले लेते हैं, ठीक। डायरेक्ट एक तरीका है, एक विधिवत है तो विधिवत वाला समझते हैं। यहाँ पे कोई अल्प क्षेत्र ले लो, ये वाला एक अल्प क्षेत्र ले लो, एक इधर वाला अल्प क्षेत्र ले लो, एक यहां से तुम अल्प क्षेत्र ले लो, ये वाला कोई अल्प क्षेत्र, और यहां से कोई अल्प क्षेत्र ले लो। मैंने कितने अल्प क्षेत्र ले लिए, टोटल 4। चारों में आप एरिया वेक्टर बनाइए। इसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत इधर साइड होगा, होगा कि नहीं। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, चलो डीए, ये भी बोल दिया। इसका भी एरिया वेक्टर इधर साइड होगा डीए, इसका भी इधर साइड होगा डीए, और इसका भी इधर साइड होगा डीए, होगा।
मैंने चारों तरफ क्या बना दिया, एरिया वेक्टर। ऐसा करते हैं रेड कलर से बबना देते हैं, अलग नहीं दिख रहा है ना, क्या है ग्रीन वो भी है ना, तो मैच हो जाता है उससे, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। लाल वाला थोड़ा मोटा चलता है। इधर इसका एरिया वेक्टर बना वेक्टर डीए, इधर साइड बनेगा क्या, वेक्टर डीए, इधर बनेगा, इसका इधर ही बनेगा कि अंदर बनेगा, इधर ही बनेगा, सतह के बाहर की ओर होता है। ये मैंने चार क्या बना दिए, अल्प क्षेत्रफल बना दिए। ऐसे पूरे का लिया जाता है। अब पूरे का लाने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। अब गॉस प्रमेय में हमने ये पढ़ा था कि टोटल जो इससे फ्लक्स गुजरेगा, वो चाहे कैसा भी सतह हो, बस बंद होना चाहिए। तो कितना होता करता है, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन, या फिर Q/ε0 बोल सकते हैं। यहाँ टोटल मैंने चार ऐसे ही अपने मन से ले लिए क्षेत्रफल। अब इनसे हम गुजरने वाला फ्लक्स लाएंगे। तो इनसे गुजरने वाला फ्लक्स लाने के लिए हमें हर जगह जरूरत पड़ती है थीटा की। यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है, 0 है, 180 नहीं है, 0 है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। जो कल का वीडियो देखेंगे, कल जो क्लास आए थे, उनको कंफर्म पता होगा थीटा किसके किसके बीच का कोण है, ई और ए के बीच का, सतह के बीच का नहीं है। सतह के तो लंबवत है, ये सतह के समांतर है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे आ रहे हैं, ये ए और ई क्या इधर कोई जा रहा है, नहीं जा रहा। लेकिन हम ऊपर देखें, अगर ये और ये ई ऐसे जा रहा है ना, विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये जो बने हुए हैं ये विद्युत क्षेत्र हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष इसका कितना डिग्री, ये विद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्र भी इधर, क्षेत्र सदिश, सॉरी, विद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्र सदिश भी इधर, दोनों के बीच थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्र सदिश इधर, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम फार्मूला लगाएं तो यहाँ वाले को हम 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल दो, 1 2 3 4 ही बोल दें, जैसा कहो। बुक में माना है 1 2 3 4, हाँ माना है। तो ऐसा किया जाए, इसको फाई 1 फाई 2 बोल दें, फाई 3 फाई 4 बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको चलो फाई 1 बोल देते हैं, यहाँ वाले को फाई 1, यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स को फाई 2, यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स को फाई 3, यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स को फाई 4। बुक में मैंने 3 ठो लेके लगाया, हम 4 से भी लगा सकते हैं, जितना मन होता है। तो सबसे पहले हम फाई 1 की वैल्यू लाएंगे, तो ये इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए होता है, वेक्टर में होता है। अगर वेक्टर हटा दें तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम फाई 1 की बात करें तो फाई 1 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो कॉस 90 बन गया। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या फाई 1 से कोई फ्लक्स गुजरा, नहीं, हम मैथ से लगा दिए। वैसे भी हमें दिख रहा है कि ये इसके समांतर रखा हुआ है, तो कहां से जाएगा, कोई फ्लक्स जाएगा। अब फाई 1 से नहीं गया, इसलिए हम समझ रहे हैं फाई 3 से भी नहीं जाएगा। फाई 3 से भी सेम प्रोसेस आएगा ना, फाई 3 से भी सेम प्रोसेस, क्या आएगा, 0। अब फाई 2 से लगाओ, तो फाई 2 के बीच ई इंटू डी ए बनेगा, वेक्टर आता है सबसे पहले, फिर ये ई इंटू डी ए इंटू फाई 2 कहां पर है, यहाँ पर है। इसमें दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई बाहर आ जाएगा और ये डी ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ई बाहर आएगा, डी ए क्या बन जाएगा, ए। अब ये चारों तरफ एक ही है, तो इधर साइड वाला ना लेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक ही सतह है ना, क्या कोई अलग अलग सतह है, ये अलग अलग तो सतह है नहीं। इसीलिए बुक में देखो मैंने एक ही लगाया हुआ है, लगाया है क्योंकि ये अलग अलग सतह तो है नहीं, तो इसलिए तुम एक ही ले लोगे तो भी काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो चलो हम लोग भी एक ही लेके लगा लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसी वाले को उड़ा दो, इधर फिर थोड़ा कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा। क्यों एक ही ले रहे हैं, क्योंकि पूरी सतह कैसी है, एक ही है। हाँ, इसको हम फाई 1 फाई 3 था, फाई 2 था, टिंग टोंग। नहीं तो ऐसा इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। ये आ जाएगा, ये कैसे आ गया पता है, ये ऐसे आ गया, ये बनेगा ई इंटू डी ए बनेगा, और ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए बनेगा, और इंटीग्रेशन डी यानी क्या आ जाएगा, ए। ई बाहर क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया है ई पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत। स्टेप 1 आ गया हम लोग का, स्टेप 1 क्या हो गया, फाई, इसलिए हम क्या बोल देंगे, फाई इक्वल टू क्या आ गया, ये। बाकी अगर तुम टोटल लगाओगे कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, कुल फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू, पहले ही हम अल्प वाले लाए, मतलब छोटे छोटे एरिया का, छोटे छोटे एरिया के बाद कुल वाला लाना। कुल वाला लाने के लिए हम क्या कर देंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इसका भी डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा, ई नहीं लगा रहा हूँ, तुम लगाते रहनी, हो जाएगा 0 प्लस ई ए आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए। ये आ गया स्टेप 1। इसके बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था तुम लोगों को, गॉस प्रमेय, याद है। स्टेप 1 ये होता है, मिटा दूं थोड़ा सा, अगर मैं ये स्टेप ना लिखूं, डायरेक्ट ये लिख दूं तो समझ जाओगे, ये जगह नहीं पूछेगी ना, तो थोड़ा सा
इसको मैं डायरेक्ट ई ए लिख रहा हूँ, अब तुम लोग समझ गए हो कहाँ से आया। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ फटाक से कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। यहाँ पे एक सतह क्यों मिटा दिया, क्योंकि इस सतह और उस सतह में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अलग अलग सतह ली गई है बस। तो फाई इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस ई ए आ गया, सब में यही लगाना है, तो ये आ जाएगा ई इंटू ए। अब ए की वैल्यू रखना चाहो तो अभी रख दो। ए क्या है, देखो फ्लक्स जिस सतह से गुजर रहा है वो वाला एरिया, ये बेलन है, बेलन के किस जगह से गुजर रहा है, केवल और केवल वक्र पृष्ठ, ऊपर और नीचे वाली सतह से कोई नहीं गुजर रहा। तो बेलन का सी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल, जहां आर तो आर ही है, लेकिन इसकी लंबाई हमने क्या ले ली थी, एल। इसकी लंबाई कितनी ली थी, एल, बुक में रेड कलर में बना होगा, बना है, हाँ। तो इसकी लंबाई क्या ले ली थी हमने, एल ले ली थी। मैं भूल गया था कि मेरी बुक नहीं है, लाइट गोरी हो गई, डिंग डोंग। फाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, ई ए, और ये अरे ए की वैल्यू रखना है 2 पाई आर एल। व्हाट इज द एल, इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, इस बेलन की हाइट। अगर तुम इनको रटोगे ये सब भूल जाएंगे पेपर के दिन। व्यंजक बहुत सारे हैं, अभी पूरी बुक पढ़ना बाकी, पहला चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक। तो अगर तुम रटने वाली पद्धति में आए सब भूल जाएगी, इनके फंडे क्लियर रखो। भाई हमें फ्लक्स लाना है, 3 पृष्ठ ले लिए, बाकी डायरेक्ट मेथड में बताता हूं ना। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं किंतु गॉस प्रमेय से, किंतु गॉस प्रमेय से बताया था ना, पहले हम अल्प वाला लगाते हैं फिर गॉस प्रमेय। वो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से भी फ्लक्स आ रहा है, समीकरण 2 तो हम डायरेक्ट ही लगा दिए। गॉस प्रमेय ने क्या बोला कि बंद पृष्ठ है तो उसमें जितना फ्लक्स बाहर आएगा वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का बटे क्यू होगा, बस क्यू 0 होगा। नॉर्मल सी बात थी क्या, तो मैं क्या बोला, भावनाओं को समझो। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, क्या बोले, कुछ इसके पहले बोले ना, क्या बोला रावेंद्र, कल तुम फीस दिए थे 1200, मैं परेशान था, ये 1200 किसकी है, बहुत परेशान था, लिखा नहीं था ना फोन में। ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब मैं तुम्हें कल ही बताया था, कल के वीडियो में चिल्ला चिल्ला कल की क्लास में, कि गॉस प्रमेय के तीनों अनुप्रयोग में हम करते क्या है, ई का मान लाते हैं। वैसे लाते चारों में है, पहले वाले में बल का सूत्र लग जाता है ना। तो यहां से ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू लाओ, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 बन जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 और आर एल बन गया। अब यहाँ क्यू की वैल्यू रख दो। क्यू की वैल्यू कैसे लाएंगे हम, आवेश वितरण वाले सूत्र से। तो आवेश वितरण का एक सूत्र हमने पढ़ा था ये वाला, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, क्यू इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा एल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे, ई इक्वल टू ये आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ गई लैम्बडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल, जहां एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बता देना ये क्यों, क्योंकि चूंकि लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। यहाँ पे हम फाई 2 ला रहे थे, बस ये कट गया। अब यही अपना आंसर है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, यही है क्या जो हेडिंग लिखी है। प्रूव कैसे किया है, 3 फंडे मैंने तुम लोग को बताए थे, पहले अल्प वाला लाते हैं, फिर टोटल वाला लाते हैं और गॉस प्रमेय लगा देते हैं, और उसके बाद हमें ई की वैल्यू लाना है, बस यही याद रखना है। तो पहले अल्प अल्प लाए, ये अल्प ही है कि टोटल है, पहले अल्प ही है, फाई 1 फाई 2 फाई 3, इसका समाकलन इधर ला दो, डी 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 हो जाएगा, है ना, उधर ला दो। कुल लाने के लिए सबको जोड़ दिया, 3 प्रकार के पृष्ठ दिखे, एक ठे ऊपर है, एक ठे नीचे, एक ठे सौ सौ घूमा हुआ है, ये टोटल आ गया। ए की वैल्यू क्या है यहाँ, 2 पाई आर एल, ए असल में है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सी एस ए जिसे कहते हैं, रख दिया। फिर हमने बताया गॉस प्रमेय लगा दो, 3 स्टेप याद रखने, ये वाला हमें स्टेप 1 याद रखना है, मतलब स्टेप 1 ये होता है, फिर स्टेप 2 और स्टेप 3, इन तीनों को बराबर, इन दोनों को बराबर करते हैं तो ये मिलता है। बराबर करने के बाद क्या करना है, हमारा टारगेट यही है, हमारा टारगेट क्या है, ई की वैल्यू लाना। ई की वैल्यू लाने के लिए गुणा उधर गया भाग हो गया, सब में यही कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला बन जाएगा सबसे, ये आंसर भी याद रखना है, हो सकता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाए, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये दे देगा। तो यहाँ वाला फार्मूला लग जाता है, जब क्यू की वैल्यू दे देता है तो हो गया, ज्यादा कठिन नहीं आता करता।
अब इसके बाद आता करता है तुम्हारा चादर वाला। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, पिछले साल की बुक में इसका डायरेक्ट हल दिया हुआ है कैसे। इसमें हम ये अलग से नहीं लगाए थे, ये जो अलग से वाला प्रोसेस नहीं लगाए थे, हम डायरेक्ट आ गए थे इस लाइन में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक लाइन लिख दी कि ये बेलनाकार चालक से जो भी फ्लक्स गुजरेगा वो केवल गुजरेगा उसके वक्र पृष्ठ से, इसके ऊपर और नीचे के वृत्त से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा इसलिए इसका केवल कौन सा क्षेत्रफल लेना है, इसका केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, बाकी हमें क्षेत्रफल नहीं लेना है। ठीक है, अब अगली हेडिंग में क्या लगाना है, सेम चीज लगाना है, लेकिन उसमें सतह अलग अलग हो जाएंगी। इसमें क्या सतह थी, कितनी सतह थी, यहाँ पे 3 सतह थी, ऊपर नीचे एक एक वृत्त हो गए जो कि अलग अलग है, और एक तो ये था टोटल ये वाला घुमावदार वाला, जिसको हमने क्या बोला, सी ऐसे बोला ना, कर्व वक्र। अब आता है अगली हेडिंग जिसका नाम है एक समान आवेशित चालक चादर के कारण। ठीक है, अनंत विस्तार वाली भी बोल सकते हैं, यार बहुत गर्मी है। एक समान आवेशित चालक चादर, ये अनंत विस्तार वाली किस कई बार लिखा रहेगा, जैसे अनंत लंबाई का तार था उसमें बोल देगा अनंत विस्तार की कोई चादर है। ठीक, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका नई वाली बुक में दिख रहा है मेरे, और एक तरीका पुरानी वाली बुक में दिख रहा है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी में नया वाला तरीका ही लगाया। इसमें देखोगे तो जो चादर है उसके चारों ओर एक बेलन कल्पना कर किया है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो नोट्स खोल के पढ़ें, बिना बुक और बिना कॉपी के वीडियो देखना व्यर्थ है, टाइम पास के लिए ना देखें, वैसे भी 10 सेकंड से ज्यादा देख नहीं पाओगे पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें पूरे में प्लस चार्ज, ये अनंत विस्तार की चादर है, धात्विक चादर है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, अनंत है, इसीलिए जो बुक में डायग्राम दिखेगा उसमें तुम्हें ऐसे डॉट 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 बने दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये अनंत है, मान रहे हैं क्या है, अनंत है, चारों तरफ फैल रही है, फैली हुई है, बना हुआ है ना डॉट 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 डॉट। चादर का नाम क्या है, PQRS, PQRS, नाम कुछ भी दे दो। इसके बीच में हमने क्या इमेजिन किया है, एक बेलन बना हुआ दिख रहा है, उस बेलन की हमें 3 सतह लेनी है। ठीक, 3 सतह फिर वही आ जाएंगी, यहाँ पे एक बेलन ऐसे बना दो, एक सतह ये, टिंग टोंग आ गई, क्यों आ गई, क्या जरूरत थी। ये है, यहाँ पर हमने इमेजिन किया, ये हमने क्या किया है, इमेजिन किया है। ठीक, दिमाग में कुछ जा रहा है। ये एक चादर है जो कि काहे की है, चालक की है। अब इससे कंटिन्यू क्या निकलेगा, फ्लक्स, क्योंकि इसमें क्या दे दिया गया है, भर के आवेश, जब आवेश दे दिए तो इससे फ्लक्स निकलेंगे। चलो, विद्यार्थी जीवन नहीं, शिक्षक का जीवन कष्टमय होता है, सरकारी वाले बढ़िया है, पढ़े पढ़े आ रहा है 80-90 हजार, उल्टा धमकी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, यहाँ नंबर काट लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ ये बताया जाएगा कि हम 3 सतह लेंगे फिर से, पिछले वाले में हमने कितनी सतह ली, 3, इस वाले में भी कितनी सतह चाहिए, 3, हमने ये कल्पना की है, ठीक है, बेलन की, इसमें 3 सतह ली जाएंगी, और सच में है भी, एक इधर साइड, एक इधर साइड, और एक बेलन के ऊपरी सतह पर, ठीक, वक्र पर जिसको कह रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे मान लो ये सतह नंबर 1 है, ये अल्प क्षेत्र नंबर 2, और यहाँ पे मान लें, यहाँ पे अल्प क्षेत्र नंबर क्या है, 3, इन सब के क्या होंगे, एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश, इसका भी इधर साइड होगा DA, इसका इधर साइड होगा DA। आज पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है इसको, अरे यार देख नहीं रहे, तो आज की धूप तुम लोग पता नहीं कैसे चले आए हो, मैं तो यही सोच रहा हूँ। अरे यहाँ बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा है, जहाँ छाया एक नंबर का ठंडा ठंडा। सब कहाँ पूजोगे, क्लास में पूज नहीं रहे हो। चलो 3 क्षेत्र हो गए, अब ये बताओ इससे बल रेखाएं किधर गुजर रही हैं, बल रेखाओं के बारे में बताओ। ठीक, कैसे बैठे हो, तो इधर ही रख लोगे, जैसे बैठना बैठ जाओ, मैं सोचा शायद लड़कियों कुछ नहीं बोल सकते भाई।
अपनी कोचिंग में थोड़ा सा बोल दो सबको इतना दुखी हो जाता है। अमीन खान सर लोग के पास जाओ, फिर खान सर बताएंगे, लाठी लेके मारते हैं, एक तो लंबा से पीवीसी का पाइप धरे रहता है, टक से मारते हैं मुड़े में, यही बकलो लिया। पढ़ती लिखती नहीं। ये क्या है? वेक्टर ई। अब हम जानते हैं ये मान लो कोई चादर है, जैसे मान लो यही है, इसको हम बहुत यूज करेंगे लगता है इस साल। ये कोई अनंत लंबाई की चालक चादर है, इधर से फ्लक्स जा रहे हैं और इधर से फ्लक्स जा रहे हैं। जब हमने बल रेखाएं पढ़ा था तो बल रेखाओं की विशेषता क्या पढ़ा था? बल रेखाएं किसी भी सतह के, चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं या फिर लंबवत समाप्त होती हैं। मैं चित्र बना के दिखाया था, लंबवत निकलती हैं और समाप्त होती हैं। तो जितनी बल रेखाएं ये रेड वाली सब इधर इधर निकलेंगी, तो क्या अगर हम एंगल देखें, यहाँ पे एंगल कितना दिखेगा दोनों के बीच? 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना दिखेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल दिखेगा 0 डिग्री दिखेगा। तो यहाँ पे इसको फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 बोल देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लगाए? फ्लक्स 1, ये क्या आ जाएगा? E इंटू DA आएगा cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू फ्लक्स 1 में इसको 0 माना था, कितना आ जाएगा? 1। अरे ये आ जाएगा EA, आ जाएगा EDA, आ जाएगा EDA को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा E इंटू A। 2 लाइन का सॉल्व है, सबको आता है। अगर मैं φ2 की बात करूं तो ये बन जाएगा E इंटू DA इंटू कॉस। अब देखो φ1 तो φ2 ये 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब अगर हम φ3 की बात करें, φ3 यानी ये वाली सतह से, तो ये कितना आ जाएगा? E इंटू DA इंटू कॉस 0 का मतलब ये आ जाएगा फिर से E इंटू DA। अब ये सब मैं बहुत समझा दिया। तो यहाँ पे हमें 2 तरफ से दिख रहा है। इस बेलन में कितनी सतह हैं? 3 सतह में। पिछली बार भी हमने 3 सतह ही लिया था, इस बार भी 3 सतह लगा रहे हैं। ठीक, पिछली बार 4 सतह नहीं लेना था, ध्यान नहीं दिया था, 3 ही लेना था। 3 सतह में दिक्कत कहाँ आती है? उसमें कि जो भी निकलता है वो वक्र पृष्ठ से गुजरता है, कोई भी उसके वृत्त से नहीं गुजरता। इस वाले में क्या है? जो भी गुजर रहा है उसके वृत्त से गुजर रहा है। इधर वाला भी वृत्त से फ्लक्स जाए, भाई खूब सारे फ्लक्स जाएंगे वृत्त से, यहाँ भी खूब सारे फ्लक्स जाएंगे वृत्त से। क्या ऐसे लंबवत कोई जाएगा? नहीं जाएगा, नॉर्मल सी बात। इसके वक्र पृष्ठ से, वक्र से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। तो जब हम कुल फ्लक्स लगाएंगे, अब आगे सेम टू सेम धुमुक दो जैसे लगा रहे थे अभी तक, कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा? φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 आ जाएगा। तो φ इक्वल टू क्या आ जाएगा? φ1 φ2 EA प्लस 0 प्लस EA आ जाएगा। तो ये सीधे φ इक्वल टू क्या आ गया? 2EA आ गया। बस यही याद रखना है। अब यहाँ ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, जरूरत ही ना पड़ेगी, आगे कट जाएगा, ए कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व लगाएंगे। समीकरण 1। अब हम जानते हैं किंतु गॉस लॉ, गॉस प्रमेय से, किंतु गॉस प्रमेय से क्या आ जाएगा? φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q कौन सा चार्ज है? जो प्लस चार्ज मैंने पूरी प्लेट में फैलाया हुआ है। ठीक, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से सब में यही कर रहे हैं, इसको रटना नहीं है भाई और उनकी बहनों। 2EA इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू लाऊं, जो कि जगह नहीं है मेरे पास, अगर मैं E की वैल्यू लाऊं तो बताओ कितनी आएगी? बोलो। वेरी गुड, ये आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A। अब हम जानते हैं जैसे ये रैखिक आवेश घनत्व लगाए थे, ऐसी पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र बताओ। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा इंटू A आएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू A। ये कट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये सिंगल वाले के लिए पूछ लेगा, जब वो तुम्हारा कौन सा टॉपिक है यार, कंडेंसर वाला, कैपेसिटर वाला जब कराऊंगा ना, तब यही फार्मूला फिर से आएगा। वो दोनों प्लेटों का जुड़ जाता है, इसीलिए आ जाता है Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब गायब हो जाता है। इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रूव करने का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? अल्प फ्लक्स, मतलब छोटी छोटी जगहों का, हमने 3 जगह का ले लिया यहाँ पे। फिर कुल फ्लक्स लगाते हैं, टोटल कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया। पिछली बार क्या था? ये दोनों 0 हो गए थे, ये वाला आया था। इस बार क्या है? ये दोनों आ गए, ये वाला 0 हो गया। समझ गए? दोनों लगभग सेम ही हैं, उसमें भी बेलन था, इसमें भी बेलन। चादर वाला हम फंडा ही हटा दिए यहाँ बेलन मान लिए। हर जगह ऐसे ही दिया है, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। किंतु गॉस प्रमेय से क्या हुआ? φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो पहले हम ये वाला फ्लक्स लाते हैं, फिर गॉस प्रमेय लगाते हैं, फिर दोनों को बराबर करके टारगेट क्या होता है? E की वैल्यू लाना। इन दोनों टॉपिक में नया क्या है? आवेश घनत्व वाले टॉपिक लगे हैं, है ना। फार्मूले जो थे Q अपॉन एप्सिलॉन A, नहीं क्या बोल दिया मैं, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L और सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन, ये सब पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो E की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अगर यही मान लो 2 ठो पृष्ठ होती, इसी में
इसको समझ गए हो ना। घर, अब तुम यहाँ समझ गए, घर जाके इसको प्रैक्टिस करो, स्कूल में खाली पीरियड पाओ तो प्रैक्टिस करो। हल्ला मचा रहे हैं जाके स्टाफ रूम में बैठ के पढ़ो मास्टरों के आगे। हल्ला अगर कोई मचा रहा है तो लगाने का फंडा क्लियर रखो, रटोगे सब भूल जाएगा। ठीक, फंडा मतलब टर्निंग पॉइंट कहां कहां से है, कहां कहां से हमें गुजरना होता है। अगर मान लो दो प्लेट होती मान लो, जो बोल रहा हूं उसको सुन लो। ये भी मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इससे इससे दोनों में क्या निकलेंगे, फ्लक्स, है ना। एक प्लस है, चलो दूसरी माइनस ले लेते हैं, दूसरी क्या ले लेते हैं, माइनस। तो फ्लक्स निकल रहे हैं और इधर साइड फ्लक्स आ रहे हैं। तो अगर इसका ओवरऑल फ्लक्स लाना चाहते हैं इस जगह का, या फिर इस जगह का, इस जगह का, इस जगह का, इस जगह का, ठीक है, अगर इन जगहों पर हम तीव्रता लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, तीव्रता, तो इसके लिए इस प्लेट के कारण जो आएगा वो आएगा क्या, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। इस प्लेट के कारण क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। अगर दोनों को जोड़ दूं E1 और E2, ये आ जाएगी E1 प्लस E2, जोड़ दूं डायरेक्ट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कट गया, तो नई E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये वाली यूज होती है कहाँ, अगले चैप्टर में जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, संधारित्र। ठीक, अब इसके हमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लगाने, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वही बस लगाने। एनसीईआरटी में वैसे भी सरल क्वेश्चन रहते हैं, बड़े वाले आएंगे जहां जहां बड़ा क्वेश्चन देखिए उसको हम सीधे काट देंगे, वो अपने पेपर में आने लायक नहीं। ये था हम लोग का गॉस प्रमेय का नंबर 3 हो गए। पहला वाला क्या था, कूलाम का नियम, दूसरा वाला क्या था, तार वाला, और तीसरा वाला क्या है, चादर वाला। अब चौथा वाला क्या है, गोले वाला। गोले में टोटल कितनी कंडीशन आती करती थी, ये वाला बन जाएगा ना। लगाना कैसे, पहले छोटे छोटे फ्लक्स लाओ, है ना, उसके बाद कुल फ्लक्स लाओ, कुल फ्लक्स के बाद क्षेत्रफल का सूत्र रख दो। बस चादर वाले में हम क्षेत्रफल का सूत्र नहीं रखते क्योंकि पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, पिछले वाले में क्षेत्रफल का सूत्र क्यों रखे थे, क्योंकि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल नहीं कट रहा था। यहाँ तुम्हें रखना है, रख लो। अगर तुम यहाँ क्षेत्रफल का अगर तुम क्षेत्रफल का सूत्र रखते तो बाद में जब ये वाली वैल्यू रखते Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए रखते तो यहाँ भी क्षेत्रफल आता, तो क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाते, कट जाते, पाई आर स्क्वायर नहीं आता, ये वर्ग है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई आता। ठीक, चादर है, अब चादर की हमें लंबाई चौड़ाई मानना पड़ता। ठीक, या फिर यहाँ वृत्ताकार सतह लिए तो पाई आर स्क्वायर लगा देते अगर ये वृत्ताकार सतह की बात करते तो। हालांकि ये वाला क्षेत्रफल नहीं लेना चाहिए, वैसे यही क्षेत्रफल लेना चाहिए, लेकिन असली में ये क्षेत्रफल थोड़ी, असली में तो ये है, ये तो हम छोटा सा एक वृत्त माने है ना, है थोड़ी, असली में तो यहाँ चादर है, ये तो पूरी चादर है, ये तो हम अल्प क्षेत्रफल माने, इसलिए वहां पे ए की वैल्यू रखने का कोई सेंस नहीं बनता। पिछले वाले में ए की वैल्यू रखे थे तो 2 पाई आर एल आया था, जिसमें से एल से एल कटा था। क्या क्षेत्रफल कहीं पूरा कटा, आर स्क्वायर पाई आर कुछ कटा नहीं, कटा, केवल और केवल क्या कटा, एल कटा। कुर्सी टूट भी जाती है तो चोट आपको लगेगी। ठीक है, यहां से टॉपिक खत्म। अब एक बार रैपिड फायर स्पीड में बताओ कि गॉस प्रमेय के सभी अनुप्रयोगों को लगाने का तरीका क्या है। जिसको बोलना रहता है बोल लेता है, इसीलिए मैं बोल देता हूं, सब बोल लो, जो अपना रिवीजन चाहते हो बोल लेता है। सबसे पहले अल्प फ्लक्स लाओ, फिर कुल फ्लक्स लाने के लिए जोड़ लो। तीसरा फंडा क्या है, गॉस प्रमेय, दोनों को बराबर करो, पक्षांतरण करके ई का मान लाओ, और ई का मान आ गया तो अपना काम हो गया। अब अगर यही हम कूलाम का नियम वाला लगा दें तो क्या होगा, कूलाम के नियम वाले में बल का सूत्र लगा दिए और ई की वैल्यू रख दिए। ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे कि गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र लाओ, ऐसा भी पूछ सकता है। हो सकता है गॉस प्रमेय से बोल दे कि कूलाम का नियम प्रूव करो, कुछ भी बोल देगा। गॉस प्रमेय से लास्ट में ई की वैल्यू यही ना आई थी, इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कल आया था ना। बस अब तीसरा वाला है, तीसरा वाला कहो तो आज करा दूं, कहो तो कल करा दूं। चौक से लिखने का मन करता है, चौक वाले में धूल बहुत होती है, वरना मजा, वो जो कुरूर कुरूर बोलती है मजा आता है, ये नहीं होती। चलो यहाँ पे जो गोला लेंगे उसमें 3 कंडीशन में लगाएंगे। कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। मान लिया ये क्या है, कोई आवेशित गोला है, इस पर क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा है, इस पर कोई चार्ज नहीं रखा है, इसकी सतह पर चार्ज है। कहाँ है, सतह पर।
आवेशित गोला और गोले के अंदर आवेश, दोनों अलग अलग बातें कि सेम बातें? लगभग सेम कह सकते हैं। और इसमें त्रिज्या वगैरह क्या माना था यार? स्मॉल आर लिया था? नहीं, अंदर वाली कैपिटल आर लिया। हाँ बस वही आ कंफर्म कर, त्रिज्या कंफर्म करना पड़ेगा। मान लिया गोले का केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ कैपिटल आर है। त्रिज्या इसीलिए देखना पड़ रहा है कि हो सकता है कुछ अलग। अब यहाँ जो बिंदु है जिस पर हमें क्या लाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो तीन स्थितियों में हो सकता है। पहले तो ये समझो कि हमने तीन प्रकार से इसको पढ़ा। सबसे पहले हम लंबाई वाला पढ़े, फिर हम क्षेत्रफल वाला पढ़े, तीसरा हम आयतन वाला लिए। लेकिन इसमें आयतन आवेश घनत्व तो नहीं लगता, रूल के मुताबिक यही लगना चाहिए। पहले वाले में लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल लगा, दूसरे वाले में सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए लगा, अब इसमें रो इक्वल टू क्यू अपॉन भी लगना चाहिए। लेकिन आयतन की यहाँ बात नहीं आती, केवल क्षेत्रफल की बात आती। यहाँ बिंदु पी तीन स्थितियों में हो सकता है वो कवच के बाहर हो सकता है वो कवच की सतह पर हो सकता है वो कवच के किसी बिंदु के अंदर, कवच के अंदर किसी बिंदु पर हो, उल्टा बोल दिया। अब जब ये कवच के बाहर होगा तो इसका हम एक गोला इमेजिन कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, एक गोला इमेजिन कर लिया, और जो इसकी टोटल दूरी थी वो टोटल दूरी हमने कितनी मान ली, स्मॉल आर। ठीक है, समझ गए? टोटल दूरी कितनी मान ली हमने, स्मॉल आर। ये बिंदु पी है, ये दूरी यहां से लेके यहां तक की। सबको समझ में आ गया? एक पॉइंट पी यहां भी आ सकता है और एक पॉइंट पी यहां भी आ सकता है। तीन स्थितियों में होगा। ठीक, आर को मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूं तो अलग दिखाई देगा। आर क्या है? आर है गोले के केंद्र से इसकी दूरी, यही माने थे ना, एक बार देख लेना। इसमें थ्योरी में मैंने क्या लिखा है, माना आर त्रिज्या का कोई खोखला चालक गोला है। यहाँ चालक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे चालक का मतलब क्या है, जो भी आवेश दिया गया है वो कहाँ फैल गया, इसकी बाहरी पृष्ठ पर पूरा फैल गया है। क्या चार्ज इसके अंदर है? नहीं। हमने पढ़ा था जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो पूरा का पूरा आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसको मैंने एक उदाहरण से भी समझाया था। जैसे पानी है, पानी के ऊपर तुम तेल डाल दो, पानी के ऊपर जैसे तेल डालते हैं फर्र से फैल जाता है, ऐसे इसके ऊपर आवेश फैल जाता है। चालक में, कुछ चालक में नहीं फैलेगा, ये एल्यूमिनियम में फैल जाएगा, ये प्लास्टिक है इसमें फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा, परावैद्युत हो जाता है। तो इसकी सतह पर, ये पूरा गोला है, उसको नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें आवेश है इसके केंद्र से, आगे मैंने लिखा होगा, जिसका क्षेत्रफल ए है और ए पर क्यू आवेश है, ये मतलब पूरे में क्यू आवेश है। फिर आगे लिखा है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। अब इसमें तीन स्थितियां मैंने बताई, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह तीन स्थितियों में हो सकता है। पहला है कवच के बाहर, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। ये गोले के बाहर है, गोले की सतह पर है और गोले के अंदर, तीन स्थितियों में आता करता है। ठीक, फिर नीचे जब प्रूव करने के लिए पहला पॉइंट लगाया है उसमें मैंने शुरू की लाइन लिखी है जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर बाहर, ये देखो गोले केंद्र से आर दूरी पर बाहर कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। तो बस वही फंडा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, अल्प फ्लक्स, फिर क्या लगाएंगे, कुल फ्लक्स। और ये तो एकदम कूलाम के नियम टाइप का है, अरे नॉर्मल गॉस नियम टाइप का है। इसे ई की वैल्यू लानी है ना, ई की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपना आंसर आ जाएगा। बस उसमें याद रखना है, हमें वैल्यू रखना पड़ेगा किसकी, क्षेत्रफल वाली। यहाँ ये पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए माना जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या लगेगा, जब पी गोले के बाहर हो, गोले के बाहर हो। हमारा नियम जो है हम उसी आधार पे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फ्लक्स, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए होगा। हम कोई एक अल्प सतह ले लेंगे, अब अल्प सतह करके दिखाएं, जैसे मान लो यही सतह ले लो, यहीं पे कोई सतह ले लो। अब तो यहाँ से जितने फ्लक्स निकलेंगे वो सब इसके 90 डिग्री में होंगे, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर भी डी होगा, और यहीं से क्या निकल रहा होगा, फ्लक्स भी निकल रहा होगा, तो यहाँ से वेक्टर ई भी होगा। कोई दिक्कत, दोनों बातें सेम होंगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये बन जाएगा डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए यानी कॉस 0, कॉस 0 यानी डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, ई इंटू डी ए आ गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद हमने क्या बोला कि जब फ्लक्स लाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ये आ जाएगी ये फाई इक्वल टू ई इंटू ए आ गया। ए यहाँ पे क्या होगा, ये गोला है, इसके बाहर हमने क्या कर ली है कल्पना, एक नए गोले की, एकदम गोला, मेन वाला गोला ये जहाँ पे उसको भी एक गोलाकार कवच मान लो। जब मान लेंगे तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, आर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये बड़ा वाला गोला है। अब हमें क्या लगाना है, किंतु गॉस नियम से, किंतु गॉस प्रमेय से। इसका आंसर क्या आएगा यार, थोड़ा खतरनाक टाइप का आता है क्या,
ये तो गॉस प्रमेय, फाई इक्वल टू क्या होता करता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको समीकरण 1 बोल देंगे, इसको समीकरण 2, सब में यही कर रहे हैं। अब यहाँ बोल देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, जब इंक डाल दो बढ़िया चलता है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये आ जाएगा ई इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये वही आ गया जो पहले होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था ना। बस यहाँ क्यू की वैल्यू रखनी है। क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला। हम जानते हैं चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं। चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। तो अगर हम क्यू की वैल्यू लाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, है ना। इसलिए जो ई आएगा ये आ जाएगा, क्यू की वैल्यू रखो, सब में रख रहे हैं तब तो याद होना चाहिए। अब ये क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। अब यहाँ आर अलग अलग है, मैं इसीलिए बोला था शुरू में देख लो आर क्या है, मुझे भी कंफर्म करना पड़ता है ना आर क्या है। भाई जो बुक में मानो वही मान लो, पता चले मैं इसको स्मॉल इसको कैपिटल मान लूं, ध्यान देना पड़ता है। अब ये जो ए है ये बाहर वाले का नहीं है बल्कि किसका है, अंदर वाले का। ये वाला जो गोला है मेरा, ये वाला गोला, ठीक, इस गोले की त्रिज्या क्या है, इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो इस गोले का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, अपॉन वाला क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर। ऊपर वाला जो ये ए क्षेत्रफल है, एक इसका क्षेत्रफल है, मैं बोल देता हूं एरिया ऑफ गोला, ये गोला का क्षेत्रफल है, स्फेयर। अब यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट गया, अब 4 पाई कट गई है तो तख्ता में सोना पड़ेगा। आर स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 4 है तो चला गया एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। छोटा सा है, सब में यही सॉल्व किए हैं। ये आ गई कहाँ पे, बाहर, बाहर यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट हम लगाते हैं सतह पर, है ना। तो पहला पॉइंट हो गया, जब दूसरा पॉइंट क्या बोल देंगे, जब पी कहाँ हो, गोले पर हो, गोले की सतह पर हो, जब पी गोले की सतह पर हो, जब पी गोले की सतह पर होगा तो ये बताओ कि ये हम जो स्मॉल आर ले रहे थे ये क्या कहलाती थी, दूरी, इसके केंद्र से इसकी दूरी। अब केंद्र से यहाँ की दूरी असल में त्रिज्या ही है, केंद्र से गोले की सतह की दूरी त्रिज्या ही नहीं होगी। जब ये कवच पर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ तक दूरी था, अब ये यहाँ से इतना ही ना दूर है, तो इतना ही दूरी ये आर भी तो है, दोनों की दूरी क्या हो गई, बराबर। इसलिए डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाओ। इसलिए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सिग्मा आर स्क्वायर है ही, अपॉन ये आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो, आर की जगह कैपिटल आर थी, कैपिटल आर स्क्वायर, आर से आर कट गया तो ये देखो वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अभी कुछ देर पहले हम लाए भी थे, आ गई। ये दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू होती करती है, इंपॉर्टेंट है, उससे 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा वाला है जब पी गोले के अंदर हो, यही ना है, गोले के अंदर हो। जब पी गोले के अंदर होगा तो हम जानते हैं गोले के अंदर आवेश ही नहीं है। क्या गोले के अंदर आवेश है, आवेश नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। जब उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया है, यानी गोले के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज पूरा का पूरा फैल गया उसके बाह्य पृष्ठ पर। गोले के अंदर कितना चार्ज है, जीरो। जब चार्ज जीरो है इसलिए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। इसका एक और रीजन है, इसका एक और रीजन वो मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ध्रुवण वाले चैप्टर में। क्योंकि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है और एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वो तरीका भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये वाला आंसर फटाक से याद होना चाहिए तुम्हें। मस्त दिख रहा है। इस वाले में तुम्हें याद क्या रखना है कि सबसे पहले जब बोलेगा एक समान, ये पहली बात तो ये जान लो पार्ट की लास्ट हेडिंग है और महा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। समझ गए बात को, अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमें बोला है एक समान आवेशित कोई गोलीय चालक है और इसके कारण आप 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। स्थिति 1 पी जो है बाहर रखा हो, स्थिति 2 सतह पर, स्थिति 3 गोले के अंदर। तो जब हम कवच पर लगाए यानी गोले पर, सॉरी जब हम गोले के बाहर सॉल्व किए तो रूल के मुताबिक पहले हम अल्प फ्लक्स लाए, अल्प फ्लक्स ही ये आया है, ये अल्प ही आया। उसके बाद टोटल करने के लिए हमने क्या, अल्प आया, टोटल आया, फिर गॉस प्रमेय लगाए। इन दोनों को क्या करना होता है, बराबर, इन दोनों को बराबर कर दिया तो यार टारगेट क्या होता है, हर बार ई की वैल्यू लाना। अब यहाँ पे हम जानते हैं सिग्मा की वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन ए। यहाँ जो आर था ये क्या था, ये वाला जो एरिया था ये एक इसका था,
ये ए था बाहर वाला, ये बाहर वाले गोले का था, और यहाँ जो ए आया ये कौन सा है, गोले का है, ये अंदर वाले गोले का, जो ओरिजिनल गोला है। ये हमारे काल्पनिक गोले की त्रिज्या थी, तो काल्पनिक गोले की त्रिज्या नीचे रह गई, ऊपर वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, ये वाले की कैपिटल आर। कटपीट के आंसर आ गया। फिर हमने कवच पर लाया, कवच पर स्मॉल आर ही कैपिटल आर है, स्मॉल आर तो केंद्र से इसकी दूरी थी, कैपिटल आर ये वाली दूरी बराबर हो गई, ये देखो इतनी दूरी त्रिज्या ही तो है। रख दिया, कट गया, ये आ गया। इसके बाद याद रखना कि गोले के अंदर डायरेक्ट कर देंगे 0, गोले के अंदर आवेश ही नहीं है। आवेश क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, आंतरिक पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं रहता। ये पहला कारण है। एक और कारण है, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में, मैंने बता ही दिया। यहां से आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकल होता है समाप्त। बुक में नीचे लिखा भी हुआ है, क्योंकि जब किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश, क्योंकि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, अतः चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। क्या शून्य होता है, आवेश शून्य होता है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाती है। ठीक, नीचे वाला नोट में करा ही दिया हूँ। ये कुछ भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण अपने पेपर में नहीं आने, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए पढ़ लेना। और सब बताए भी हुए हैं, परिपथ वगैरह पूर्ण होने वाला, आवेश के कारण, भौतिक गुण में क्लास में नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक, तो कल से आप लोग को अब ये बुक लाने की जरूरत नहीं है, कल से हमेशा के लिए नहीं, कल से 2-3 दिन के लिए। अब सबके पास सरकारी वाली किताब है एनसीईआरटी, सब लोग कल से एनसीईआरटी पार्ट 1 लाना, एक तो मेरे पास रख देना, मतलब क्लास के दौरान, यहाँ आगे लिए रहोगी ना। बुक मत भूलना, एनसीईआरटी लाना जरूरी है। हम पहले चलेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल के बाद जब एग्जाम्पल खत्म कर देंगे तो चल देंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली में बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े वाले सब हटा दिया, पहले थे, पुरानी बुक उठाओगे उसमें बहुत क्वेश्चन थे, पहले सब अब हटा दिया है। मेन क्वेश्चन लगाएंगे, और जिनको मैं इंपॉर्टेंट टिक करा दूंगा उनको तो खास तौर पर घोंटे रहना, ठीक है। हालांकि एक बार में एक चैप्टर करा चुका हूँ, लेकिन उस समय कौन कौन आते, थोड़ा हाथ उठाओ। जब एक चैप्टर पढ़ाता था, मेजॉरिटी जो है इन्हीं लोगों की, इधर पहले ही देख लिया पगलू, नहीं तो मतलब कम है लोग पढ़े हुए, अधिकतर लोग नहीं पढ़े हुए हैं ना। तो जो नहीं पढ़े हो पहली बार पढ़ोगे तो ये ना सोचना नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो भी एनसीईआरटी बुक रख के पढ़ें, क्योंकि कल से थ्योरी वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमको कूलाम का नियम तो वैसे भी कराया जा चुका है,